Assalamu alaikum students, welcome again. This lecture is going to be very useful for you people because we are going to learn how to attempt the paper. पेपर है जी आपका इंग्लिश लैंग्वेज का ADP पार्ट 1 यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। इसमें हम देखेंगे कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है एज़ पर द डायरेक्शंस गिवन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। तो एग्ज़ामिनर्स जो हैं वो पेपर किस तरह से चेक कर रहे होते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव में आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है सो दैट यू कुड गेट मैक्सिमम मार्क्स। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले तो आपके सामने ये पेपर का इमेज नज़र आ रहा है आपको। दिस इज़ फ्रॉम 2021 आपका जो पेपर आया था पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो उसके ये इमेजेस हैं जी जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें आप देख लीजिए कि सेक्शन ए है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो पेपर है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो होता है दैट कंप्राइजेज ऑफ आपका पेपर ए एंड सेक्शन बी कंप्राइजेज ऑफ पेपर बी। तो सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। तो अगर हम देखें तो हमें पता चलता है देयर आर 5 एक्सट्रैक्ट्स, A, B and C are from poems and D and E from plays। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए जो एक्सट्रैक्ट्स आते हैं वो हमेशा पोएम्स में से और प्लेस में से आता है, इसलिए इसका टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और उसके टेक्स्ट से आपको फेमिलियर होना चाहिए, उसके आपको टाइटल्स पता होना चाहिए, आपको उनके पोइट्स और प्ले राइट्स का पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट्स हैं जी। अब इसके 20 मार्क्स हैं जिसको हम करेंगे किस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल वी टेक एक्सट्रैक्ट नंबर सी। तो पार्ट सी जो है हम जब इसको अटेम्प्ट करेंगे तो हम पेपर में क्या लिखेंगे, हम पेपर में पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं लिखेंगे, हम पेपर में लिखेंगे जो हमारे क्वेश्चन पेपर में लिखा है दैट इज़ पार्ट सी। तो ये हमारे सामने नज़र आ रहा है, हमने इसमें से पार्ट सी को अटेम्प्ट किया है। आप देख लीजिए पार्ट सी है जी। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज़ डायरेक्ट थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग, नो आर्ग्यूमेंट्स असर्ट माई राइट। तो ये आपका स्टेंजा है, अगर आप इसको रिकग्नाइज करें तो यू कैन टेल द एग्ज़ामिनर दैट रेफरेंस क्या है जी। अब रेफरेंस में आपको बहुत लंबे चौड़े सेंटेंसेस नहीं लिखने अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको बहुत अच्छे से अंग्रेज़ी आती है और आप इसमें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ामिनर जो है वो मार्किंग जब कर रहा होता है तो उसने इसको डिवाइड किया होता है इन मार्क्स, और वो कैसे होते हैं कि आपके रेफरेंस के 2 मार्क्स, आपके जो कॉन्टेक्स्ट है उसके 2 मार्क्स और आपके जो एक्सप्लेनेशन है उसके 3 मार्क्स। तो ये होता है उसका एक रफ़ एस्टिमेट जो कि इट वेरीज़ फ्रॉम एग्ज़ामिनर टू एग्ज़ामिनर, क्योंकि इसमें कोई सेट पैटर्न नहीं होता मार्किंग के लिए। तो एग्ज़ामिनर आपको इसमें से अलहदा अलहदा मार्क्स देता है, उसके बाद उनको टोटल बनाकर आपको एक पार्ट में से मार्क्स असाइन किए जाते हैं। तो जी इसमें जो आपके पोएम है आप इसमें बहुत कोई सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे, इतना भी बहुत काफ़ी है कि आप पोएम का टाइटल लिख देते हैं और वो क्या है, हॉक्स मोनोलॉग। तो आप ये देखिए कि आपको इसमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो आपका टाइटल जो आपकी टेक्स्ट बुक में है आप वही लिखेंगे, उससे आपका थोड़ा सा भी डिफरेंट हुआ तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो हॉक्स मोनोलॉग आपने देखा कि लिखा और इसके साथ ओब्लिक में हमने प्ले लिखा कि आपका प्ले जो है जो भी है समथिंग टू टॉक अबाउट है, द बियर है, तो आपने वो प्ले का यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद है पोइट है, तो पोइट इसका है जी टेड ह्यूग्स। ये हमने पोइट का नाम लिख दिया है, हमने ये 2 चीज़ें लिख दी हैं, हमें एग्ज़ामिनर 2 मार्क्स दे देगा, ठीक है जी। उसके बाद प्ले राइट, हमने अगर हम प्ले है तो प्ले राइट का नाम लिखेंगे और वो कौन है जी वो हम बता देंगे। नेक्स्ट कम्स कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखते हैं, थीम ऑफ द पोएम, थीम ऑफ द प्ले। आपको जो भी प्ले है
उसका आपने एक समरी किया होगा, आपको जो बताया जाता है कि ये इसका क्या थीम है, इसमें पोइट या आपका प्ले राइट क्या कन्वे करना चाहता है, वो एक जो इन शॉर्ट समरी, क्रिटिकल समरी टाइप जो एक छोटा सा आपने उसके इंट्रोडक्शन जो है वो लिखना है, जो उसका थीम होगा वो आप इसमें कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, जिसमें ओवरऑल आपका पोएम, ओवरऑल प्ले जो है वो आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कम्स एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे, आपका जो गिवन स्टेंजा है आपने सिर्फ उसको फोकस करना है। कॉन्टेक्स्ट में आपने पूरी पोएम, पूरे प्ले को डिस्कस किया था, और एक्सप्लेनेशन में आपने सिर्फ जो गिवन लाइंस हैं आपने उनको क्रिटिकली एनालाइज करना है। सो ये क्या होगा जी, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द गिवन स्टेंजा अलॉन्ग विद राइम स्कीम ऑफ गिवन स्टेंजा। आप इसमें राइम स्कीम भी डिस्कस करेंगे, और वही जो आपके पेपर में आया है स्टेंजा उसी का राइम स्कीम लिखेंगे, और आप उसको हमेशा ए से स्टार्ट करेंगे। ये आपको पोएम्स के लेक्चर्स में बता दिया गया है कि आप हमेशा राइम स्कीम ए से स्टार्ट करेंगे। आप ये बिल्कुल रिकॉल करने की कोशिश नहीं करेंगे कि हमें पेपर में, हमें बुक में टीचर ने कौन सा बताया था, ये सेंटर में था, ये शुरू में था, ये एंड पे था, इसका कौन सा वाला राइम स्कीम था। तो आप इसको पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो करेंगे। उसके बाद है जी, अगर ये प्ले है तो पैराग्राफ लॉन्ग विद द नेम ऑफ कैरेक्टर, तो आप उसके पैराग्राफ को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, और आप साथ में उसका कैरेक्टर बताएंगे, जिस कैरेक्टर ने ये वर्ड्स बोले हैं, ये सेंटेंस जिसने बोला है, आप उस कैरेक्टर का नाम भी बताएंगे। तो उसमें आपको उस कैरेक्टर का थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स भी नज़र आएंगे, नॉर्मली वो आप लिख देते हैं, वो आप लिख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1। इसमें से आपको एक पार्ट में अगर आपने एक नॉर्मल, एक एवरेज लिखा है तो आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं है तो। अदरवाइज़ आपको इसमें से 3 मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छा लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स भी मिल सकते हैं, इफ़ देयर इज़ नो ग्रामेटिकल मिस्टेक। अब जी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने थोड़ा सा और क्या चीज़ें देखनी है, कुछ हमने जो अवॉइड करनी है वो क्या है जी। नंबर 1, डू नॉट अटेम्प्ट द पार्ट इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट्स रेफरेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन तो बड़ी ज़बरदस्त आती है, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स मुझे इसके आते हैं, मैं बहुत अच्छा क्रिटिकली एनालाइज कर सकता हूँ, बट मुझे इसके रेफरेंस में, तो रेफरेंस की तो कोई बात नहीं, 2 मार्क्स का तो रेफरेंस है, एक्सप्लेनेशन के ज़्यादा मार्क्स हैं, मुझे कॉन्टेक्स्ट के मार्क्स भी मिल जाएंगे, मुझे एक्सप्लेनेशन के मार्क्स भी मिल जाएंगे, तो सिर्फ रेफरेंस के कटेंगे। तो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड, इफ़ योर रेफरेंस इज़ रॉन्ग, तो यूनिवर्सिटी की डायरेक्शंस ये होती हैं कि आपका आगे से पेपर चेक ही नहीं हो सकता। सो अगर आपका रेफरेंस गलत है, जैसे अभी ये हॉक्स मोनोलॉग में से हमने किया था, और आप हॉक्स मोनोलॉग की जगह, इसकी जगह कुछ और लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पर आपको समझ नहीं आता कि ये किसकी बात हो रही है, आप इसमें पोएम का नाम कुबला खान लिख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपका रेफरेंस गलत, आगे चेक ही नहीं किया जाएगा, अवॉर्डेड ज़ीरो। तो इसलिए आपने इसमें जहन में रखना है कि अगर आपको रेफरेंस ठीक आता है, फिर आपको क्रिटिकल एनालिसिस में थोड़ा बहुत कम भी आता है, तो दैट इज़ ओके, आपको वही अटेम्प्ट करना चाहिए। नंबर 2, डू नॉट लीव एनी पार्ट इनकम्प्लीट। कोई भी आप पार्ट इनकम्प्लीट छोड़ते हैं कि रेफरेंस लिख दिया, उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट नहीं आपको आता, एक्सप्लेनेशन नहीं आता, और आप उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, तो कीप इन योर माइंड आपका रेफरेंस जो है उसको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। तो इसलिए आपने उसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना, जैसा आता है, जो भी आता है आप उसको ज़रूर लिखिएगा। नंबर 3, डू नॉट ओवर अटेम्प्ट। आपने ओवर अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करनी है, जो लिखें वो ठीक लिखें। एंड इफ़ वांट टू डू सो, ऑलवेज प्रिफर द वन अबाउट विच यू नो मोर टू द वन अबाउट विच यू नो लेस। तो आपने अगर ओवर अटेम्प्ट करना है तो हमेशा आपने इस ऑर्डर को फॉलो करना है कि जो आपको ज़्यादा अच्छा आता है, जो ज़्यादा बेहतरीन आपको आता है, आप उसको पहले अटेम्प्ट करें, और जो कम अच्छा आता है आप उसको बाद में अटैम्प्ट करें। तो इसका करने का फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि जो आप अच्छा अटैम्प्ट कर चुके होते हैं पहले, जो आपने पहले अटैम्प्ट किया है, चाहे वो आपका गलत है चाहे वो आपका ठीक है, वो कंसिडर होगा एज़ पर रूल्स। नंबर 4, ट्राई टू अटैम्प्ट ऑल पार्ट्स टुगेदर। आप कोशिश करें कि अगर आपके 2 पार्ट्स हैं तो आप उनको इकट्ठा करें, लेकिन अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करें तो आपके इसके 3 पार्ट्स आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो ये नहीं कि आप 2 अटैम्प्ट कर लें और तीसरा जो है आप लिख दें जी अभी ये एंड पे है। नो डाउट कि एग्जामिनर उसको चेक करता है, लेकिन इससे इम्पैक्ट अच्छा नहीं आता, इसलिए आप इनको इकट्ठा अटैम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, आपका अटैम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 150 वर्ड्स ईच।
ये आपका है जी आपकी प्लेस और आपके शॉर्ट स्टोरीज़ पर। ए है जी व्हाट वर द रीजंस दैट जॉन स्टेनबेक कुड नेवर फॉरगेट हिज चांस मीटिंग विद द कॉटन पिकर्स ब्रेकफास्ट, स्टोरी का नाम लिखा है। बी पार्ट द रिलेशन ऑफ द डचेस एंड द ज्वेलर्स इज बेस्ड ऑन दिस सेल्फिश एंड एलेबरेट द स्टेटमेंट। नंबर सी, Guy Sidney claims that they are simple, honest people and never betray anyone. Do you agree or disagree to the statement of Guy Sidney? Something to talk about. तो आप देख लीजिए कि दो आपके पॉइंट स्टोरीज में से हैं और एक आपका प्ले में से है, एंड इट कैरीज 20 मार्क्स। तो आपका एक पार्ट जो है इट कैरीज 10 मार्क्स। तो आपका कम अज़ कम भी जो है इसमें 3 to 4 पेजेस आपके जो शीट्स हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटी की शीट्स हैं, आपको उसके ऊपर अटैम्प्ट करना है। ये मिनिमम आपका आंसर होना चाहिए 10 मार्क्स के लिए, और 3 to 4 पेजेस, यानी आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप 5 पर भी चले जाते हैं तो दैट इज़ ओके। तो इसमें आपका जो जितने भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आप इसमें सारे ऐड कर सकते हैं। नंबर 3 जो है अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप ये 3 पार्ट्स देखिए। विलियम डेविस रिगार्ड्स टू बेसिस लाइफ एज अ पुअर लाइफ, गिव अ क्रिटिकल समरी ऑफ द पोएम द हंट्समैन, द पोएम बिकॉज आई कैन नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन। तो आप ये देखिए 3 पार्ट्स हैं आपके, जिनमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं 20 मार्क्स के। तो हम इसको अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये आपके 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या फॉलो करना है? नंबर 1, बी रेलेवेंट। हमेशा जो आपसे पूछा गया है आपको सिर्फ वही बताना है, आपने वो नहीं लिखना जो आपको आता है, आपने वो लिखना है जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। नंबर 2, अवॉइड डिटेल्स अबाउट द राइटर, पोइट और प्ले राइट इफ़ नॉट आस्क्ड। अगर आपसे, और आप इनको देख लीजिए, इसमें आपसे राइटर के बारे में, पोइट के बारे में कुछ भी पूछा नहीं जा रहा, तो आप प्लीज़ ये मत लिखिएगा ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इस किस्म की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती हैं। आपसे जो पूछा जा रहा है आप वही लिखें। मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि पहले उस राइटर के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन, ये फ़लाँ जगह पैदा हुआ, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने बड़े अच्छे अच्छे राइटर पोइम्स लिखे, इसने बड़े ये वो लिखा। उसके बाद आप एंड पे एक पैराग्राफ जो है वो लिखा जाता है जो कि आपसे क्वेश्चन किया जाता है। तो फोकस कीजिए वो जो आपसे पूछा गया है, अननेसेसरी डिटेल्स को हमेशा अवॉइड कीजिए। नंबर 3, फोकस ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड। सिर्फ वो क्वेश्चन का आंसर लिखिए जो आपका क्वेश्चन किया गया है, आपने उसी को फोकस करना है, उसी के बारे में लिखना है, इधर उधर की बातें बीच में ऐड नहीं करनी। लेंथ शुड बी अप्रोप्रिएट एज इट कैरीज 10 मार्क्स पर पार्ट, और वो मैंने आपको बता दिया कि 3 to 4 पेजेस होने चाहिए। नंबर 5, इमरजेंसी। अब इमरजेंसी क्या है कि आपको ये नहीं आता, ये सवाल आपने नहीं किया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आपने वो किया नहीं होता। जब टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं तो वो हर चीज़ को डिस्कस किया जा रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ डिस्कस हुई होती है। बट इन अ केस कि आपको वो नहीं आता, तो अब आप क्या करें? आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, आपको और भी कुछ अच्छा नहीं आता, तो अब आप क्या करेंगे? राइट क्रिटिकल एनालिसिस। वो जो आपको जो क्वेश्चन आया है आप उसमें उस पोएम की, उस स्टोरी की, उस प्ले की क्रिटिकल एनालिसिस लिख दें। अगर उसमें कैरेक्टर है, कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दें, दैट इज़ ओके। उसमें आपको कुछ मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। नंबर 6, नो ओवर अटैम्प्ट वंस अगेन, प्रेफरेंस इन ऑर्डर ऑफ द बेस्ट, बेटर, गुड। ठीक है जी, ये आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, बट वंस अगेन नो ओवर अटैम्प्ट। इसलिए जो आपको पूछा गया है आप कोशिश कीजिए कि उसको अच्छा लिखिए, बजाय इसके कि आप ओवर अटैम्प्ट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, सेक्शन बी आपका आ गया है जी, और इसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है जो इट कैरीज 25 मार्क्स। और इसके बारे में कहती हूँ कि 25 मार्क्स वो होते हैं जो आपको प्लेट में रख कर दिए जाते हैं कि ये ले लीजिए, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ता, बिकॉज आपके सामने पैसेज होता है, क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं और आपने इनमें से फाइंड आउट करने होते हैं अपने आंसर्स। तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी उतना ईजीली आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसको अटैम्प्ट किस तरह से करना है, वंस अगेन इसको हम थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं जी। ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं इसको अटैम्प्ट करने के लिए। नंबर 1, रीड द पैसेज केयरफुली। वो आपको पता है कि 2 to 3 टाइम्स आपने रीड करना है। नंबर 2, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। उसमें जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं आप उनको अंडरलाइन कर लीजिए, फ्रेजेस को, नॉट सेंटेंसेस, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। नंबर 3, अवॉइड डिफ़िकल्ट वर्ड्स अननोन टू यू। जो आपको वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं आते, परेशान ना हो, हाय मैं क्या करूं, मुझे इसका मीनिंग नहीं आता, मैं किससे पूछ लूँ। समटाइम्स लोग इन्विजिलेटर से पूछ रहे होते हैं, तो इन्विजिलेटर्स को नॉर्मली नहीं पता होते।
तो अगर पता भी हो तो दे आर नॉट अलाउड टू टेल यू। तो इसलिए आप इधर उधर पूछने की बजाय उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको ब्लैंक कंसिडर कीजिए। तो जैसे आपको इसके कॉम्प्रिहेंशन के लेक्चर में बताया गया था कि आप उसको गेस कीजिए, उसका मीनिंग, कंटेक्चुअल मीनिंग गेस कीजिए, तो आपको वो समझ आ जाएगी। अदरवाइज उसको लीव इट, इग्नोर इट। नंबर 4, क्वेश्चंस मे बी फ्रॉम द अंडरलाइन फ्रेजेस। अब ये एक रफ जो है एक एस्टिमेट होता है जिसमें कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपको उसी अंडरलाइन फ्रेजेस में, अगर आपने सही प्रैक्टिस किया हुआ है और आप इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को ही अंडरलाइन कर रहे हैं, तो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन्हीं इंपॉर्टेंट फ्रेजेस में से आपको पूछे जाते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट अ जनरल क्वेश्चन, कि समटाइम्स आपसे एक जनरल व्यू लिया जाता है उस टॉपिक के बारे में। Number 5, answers may be preferably in order, that is 1 before 2, 2 before 3 and so on. ये एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, बट नॉर्मली ऐसा ही होता है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 से पहले होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमेशा क्वेश्चन नंबर 3 से पहले होगा, तो एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता चला जाएगा जी। अच्छा जी, अब 6 नंबर पे प्रेसी है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस करें कि टॉपिक जो है दैट शुड भी हमेशा वो आपका फ्रेजल फॉर्म में होगा, यानी आपके फ्रेज में होगा, सेंटेंस में नहीं होगा। कुछ सेंटेंसेस भी जो हैं उनको दे आर टेकन एज फ्रेजेस, लेकिन ये आपका फ्रेज में होगा। आप लंबे लंबे 2-2, 3-3 सेंटेंसेस भी लिख देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको टाइटल के बारे में नहीं पता होता, तो टाइटल असल में आप समझ लीजिए उसका थीम होता है कि जिस चीज़ के बारे में वो बताया जा रहा है, वो पैराग्राफ जिसके बारे में है, आप वो एक टॉपिक जो है वो आप लिख देंगे कि दिस इज़ द टॉपिक, ये दिस इज़ द टाइटल। तो वो टाइटल के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आप एक 2 या 3 भी लिख सकते हैं, तो उसमें एग्जामिनर को उनमें से 3 में से कोई एक भी अच्छा लग गया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। नंबर 6 इज़ प्रेसी। प्रेसी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस असेंबल टुगेदर मेक द प्रेसी। अब प्रेसी जो है वो होता क्या है, जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो होते हैं आपने जो अंडरलाइन किए हैं, आप उनको असेंबल करें इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, उनको सेंटेंसेस की फॉर्म में राइट करें और कंपोज करें, तो वो एक आपकी प्रेसी बन जाती है। नंबर 7 हम शॉर्टकट करेंगे। प्रेसी का शॉर्टकट क्या होगा कि अगर हम इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को नहीं कर सकते, हम उसको असेंबल नहीं कर सकते, हम उसको रीराइट नहीं कर सकते इन आवर ओन वर्ड्स, तो हमें क्या करना है, जो हमने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं, वो 4 क्वेश्चंस हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, तो एक्सेप्ट फॉर द जनरल क्वेश्चन जो एक होता है जिसमें हमारे व्यूज़ पूछे जाते हैं, उनके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स को रीराइट कीजिए, असेंबल कीजिए, उस पे से कुछ वर्ड्स को रिप्लेस कीजिए। अगर नहीं हो सकते तो लीव इट, आप वही एज इट इज़ लिख लीजिए, उनको अरेंज कीजिए पैराग्राफ की सूरत में। दैट इज़ योर प्रेसी, और ये शॉर्टकट है जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जी। राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 ग्रेजुएट्स डिस्कसिंग द चॉइस ऑफ द करियर। उसके बाद है ट्रांसलेशन और एंड इट कैरीज 15 मार्क्स। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जी हम डायलॉग करेंगे तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, कम अज़ कम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम तो कर ही लेंगे हम लोग, एक दूसरे से हालचाल पूछेंगे और हाउ डू यू डू एंड हाउ डू यू डू, इस तरह के आंसर्स देंगे तो हमारा आधे 2 सफ़े तो भर जाएंगे। तो कीप इन योर माइंड, डायलॉग क्या होता है जी। डायलॉग इज़ एन एसे टाइप मटेरियल रिटन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग। तो आप समझ लीजिए कि इसमें होता क्या है कि आप यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसे है और आपने उसको एक डायलॉग की सूरत में लिखना है, क्वेश्चन आंसर्स की सूरत में लिखना है, तो वो आपने वहाँ पर डायलॉग में लिखना है। इसलिए इसको इतना इजी मत लिया कीजिए। तो इसमें चूँकि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप उसको इतना कॉम्प्रिहेंसिव लिख सकें या उसके सारे क्रिटिकल पॉइंट्स या सारी चीज़ें जो है उसको डिस्क्राइब कर सकें, तो इसलिए जो प्रेफरेंस है इट शुड बी गिवन टू ट्रांसलेशन के। ट्रांसलेशन में आप कुछ तो कर सकेंगे, तो इसलिए ट्रांसलेशन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। नंबर 3, यू मे गेस द डिफ़िकल्ट वर्ड्स अननोन टू यू। ट्रांसलेशन में ये कुछ अगर डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको नहीं भी आता, आप सोचो अच्छा इसके तो मुझे मीनिंग्स नहीं आते, तो आप उसको कुछ ना कुछ रफली गेस तो कर सकते हैं ना कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो वो आप लिख दीजिए। गलत भी आता है तो लिख दीजिए, बट अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना आपने। डू नॉट यूज़ रोमन एक्सप्रेशन। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि जी हमें एग्जामिनर ने एक इमेज बना होता है जी, एग्जामिनर ने कौन सा पढ़ना है, बस उसने देखना है कि अंग्रेज़ी लिखी कि नहीं। तो वो क्या करते हैं, जैसे आप मैसेजेस में करते हैं कि रोमन में लिख रहे होते हैं, अपनी उर्दू जो है वो अंग्रेज़ी की सूरत में लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी आप ट्रांसलेशन जो है वो उर्दू को रोमन में लिख के सोचते हैं कि एग्जामिनर ने कौन सा पढ़ना है, उसने मार्क्स दे देने हैं, तो एग्जामिनर को पता चलता है, तो इसलिए वो पूरा का पूरा आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप उसको
गलत भी लिखें, जैसा भी लिखें, जो आता है वो लिखें और उसको करें जी। डू नॉट लीव इनकम्प्लीट, पूरा पैसेज अटेम्प्ट करें, आप ज़रूर उसको अच्छा कर सकेंगे। 15 मार्क्स हैं, तो अगर इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, बिल्कुल ठीक किया है, तो 60% मार्क्स आपको इन हैंड मिल जाते हैं। और अगर मिस्टेक्स हैं तो आपके मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपके मार्क्स कम होते चले जाते हैं जी। तो फिर भी आपको एक एवरेज पे आपको 5 to 6 मिल जाया करते हैं। और अगर बहुत अच्छा लिखा है तो आप 9 मार्क्स भी इसमें से ले सकते हैं, 9 to 10 मार्क्स जी। नंबर 6, ऑलवेज मार्क द क्वेश्चन नंबर एज मैंशन द क्वेश्चन पेपर। ये पूरे ओवरऑल एक आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है, और वो ये है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर आपके पेपर में लिखा है, क्वेश्चन पेपर में आप वही अटैम्प्ट करेंगे, सेक्शन लिखेंगे, और सेक्शन के बाद अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का या अपना ऑर्डर नहीं देंगे, आप वो वाला क्वेश्चन नंबर लिखेंगे जो आपके पेपर में है। और ये वो इंस्ट्रक्शन है जो आपको सारे सब्जेक्ट्स में फॉलो करना होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर। Best wishes for your exams. Thank you and Allah Hafiz.